बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है कि न्यूक्लियर फिजिक्स 2 का जो है वो हमारा सिलेबस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स में हम जो है वो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस और उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है और जो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं वो क्या है। तो अब हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है और केमिकल रिएक्शन क्या है। आपको पता है अगर ये न्यूक्लियर रिएक्शन और ये केमिकल रिएक्शन हम सपोज करें तो एन आर न्यूक्लियर रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, तो इसमें जो है वो फर्क क्या है, इसमें बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है। न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सा होता है, केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन इज द वन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस लाइक प्रोटॉन न्यूट्रॉन these are interacts each other। एंड हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। न्यूक्लियर में हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये हमारे पास जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बोसॉन ये हमारे पास इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन कब जो है वो प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास तब होता है जब हमारे पास ये जो हम किसी भी जो है वो पार्टिकल को न्यूक्लियस के पार्टिकल को जो है वो न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करवाते हैं तो उसमें जो है वो उसके न्यूक्लियस में हमारा न्यूक्लियस को चेंज कर देता है। उसका एटम जो है उसका एलिमेंट जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है न्यूक्लियर में कि एलिमेंट जो है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। लेकिन जब बात हम करते हैं केमिकल रिएक्शन की तो इसमें एलिमेंट चेंज नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास एटम्स या जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, वो रीअरेंज हो जाते हैं या फिर हमारे पास जो उनका स्ट्रक्चर होता है केमिकल बॉन्डिंग होती है वो चेंज हो जाती है। या हमारे पास क्या होता है जी केमिकल बॉन्डिंग जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो केमिकल रिएक्शन में होता है। और हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है किन चीजों के जी, ये टेम्परेचर के, प्रेशर के, आपके कैटालिस्ट पे या आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ द मटेरियल है उसके भी इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है ये इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। वो डिपेंड करता है किन किन चीजों पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, कैटालिस्ट पे, आपके मटेरियल की कंसंट्रेशन पे, इन सब चीजों पे वो डिपेंड कर रहा होता है। तो ये बेसिक्स हमारे पास डिफरेंस है केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शंस के। उसके बाद हमारे पास है जी कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन क्या होता है। अब क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है, आपको पता है कि एरिया को हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो जो हमारे पास न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन होगा उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जो हमारे पास है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि द एरिया इन विच न्यूक्लियर रिएक्शन इज टेक्स प्लेस। कोई भी न्यूक्लियस है ना, ये अगर न्यूक्लियस है ये अराउंड न्यूक्लियस पाथ, तो ये जो उसका एरिया है इसे हम न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ठीक है जी। और इसका यूनिट हमारे पास होता है जी बार्न। क्या होता है, बार्न इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लियस क्रॉस सेक्शन। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन हमारा जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमारे जो पार्टिकल हैं वो न्यूक्लियस के पार्टिकल वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो जितना जाहिर सी बात जितना ज्यादा एरिया होगा उन्हें ज्यादा जगह मिलेगी इंटरेक्ट करने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन जो है वो बढ़ जाती है विद ग्रेटर न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। उसके बाद हमारे पास म्यूचुअल क्रॉस सेक्शन। अब म्यूचुअल क्रॉस सेक्शन क्या है, म्यूचुअल क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई वेयर द इंटरेक्शन कैन टेक प्लेस। अब हमारे पास दो न्यूक्लियाई हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई वेयर रिएक्शन या इंटरेक्शन टेक प्लेस, जहां पे इंटरेक्शन जो है वो अक्कर हो सकता है
दो न्यूक्लियस के दरमियान जो है उतने डिस्टेंस को हम जो है वो म्यूचुअल क्रॉस सेक्शन कहते हैं कि दो के दरमियान ये डिस्टेंस जो है। उसके बाद हमारे पास है कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जो है वो कितना हो तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो कैसा होता है, कौन सा होता है। अगर हम फर्ज करें हमारे पास यूरेनियम 235 का जो है हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है जी। अगर हमारे पास यूरेनियम 235 का जो है वो न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस, तो तब हमारे पास जो है ये सारा न्यूक्लियस है। इट इज अ न्यूक्लियस, इट इज ऑल इज न्यूक्लियस, इट्स नॉट द रेडियल और ऑर्बिटल। ये तमाम का तमाम हमारे पास न्यूक्लियस है यूरेनियम 235 का, और ये उसका जो है वो रेडियस बढ़ता चला जा रहा है। अब हमने देखना है कि रेडियस के बढ़ने से जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस पे क्या जो है वो इफेक्ट आता है। अब सबसे पहले अगर हमारे पास उसका जो है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जो है 1.74 बार हो, फर्ज करें ये हमारे पास 1.74 बार है, तो तब हमारे पास जो है, चलो ये ले लो इजीली डिफाइन हो जाए, ये हमारे पास 1.74 बार है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास न्यूक्लियस इतना है तो उसका जो है वो अगर इस पॉइंट पे जाके हमारा पार्टिकल जो है वो स्ट्राइक करता है, कोई पार्टिकल आके इस 1.74 बार के अंदर, तो तब हमारे पास कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस होगा, तब हमारे पास जियोमेट्रिकल चेंज आएगा इसमें, ये जियोमेट्रिकल चेंज आएगा हमारे पास हमारे न्यूक्लियस में। और अगर इसका रेडियस और बढ़ जाता है, इसका रेडियस जो है वो 10 बार तक चला जाता है, तो तब हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो पार्टिकल गया है वो स्कैटर हो जाएगा, और हमारे हो सकता है जो यहाँ पे पार्टिकल मौजूद हैं उनको भी स्कैटर कर दे, तो यहाँ पे हमारे पास स्कैटरिंग टेक प्लेस हो सकती है जब 10 बार का क्रॉस सेक्शन हो। उसके बाद अगर और बढ़ता है हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया, तो तब हमारे पास अगर 99 बार पे चला जाता है, इतना हमारे पास उसका जो है वो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, तो तब हमारे पास क्या होगा जी, तब हमारे पास कैप्चरिंग हो सकती है, कैप्चर हो सकता है कि हमारा जो पार्टिकल गया है वो जाए, उसमें जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए और एक ग्रेटर न्यूक्लियाई बना दे, इसे हम कहते हैं जी कैप्चर करना। वो कब टेक प्लेस हो सकता है, जब हमारे पास न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जो है वो 99 बार तक हो। उसके बाद अगर इससे भी बढ़ जाए हमारे पास, फर्ज करें 583 बार तक चला जाता है हमारे पास इसका न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, तो तब क्या होगा, तब हमारे पास जो है वो फिजन होगा, तब फिजन रिएक्शन हो सकता है क्योंकि उससे बहुत ज्यादा एरिया मिल गया जो है वो इंटरेक्शन के लिए, तो वो जो है वो एक चेन चल पड़ती है, उसे हम जो है फिजन कहते हैं, तो तब हमारे पास फिजन हो सकता है। ये था हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन के चेंज होने पे हमारे न्यूक्लियर से पे जो है वो उसके इंटरेक्शन पे क्या इंपैक्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्यू वैल्यू को। क्यू वैल्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन न्यूक्लियर फिजिक्स। तो क्यू वैल्यू क्या है, क्यू वैल्यू हमारे पास वो एनर्जी है which is emit or absorb during any nuclear reaction। ये हमारे पास एनर्जी है जो emit या absorb होती है, emits or absorb कब, ड्यूरिंग एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के दरमियान जो एनर्जी emit या absorb होती है उसे हम क्यू वैल्यू कहते हैं उस इंटरेक्शन की। अब यह क्यू वैल्यू हम फाइंड कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मौजूद हों तो उसकी क्यू वैल्यू कैसे लेंगे, हम जो है वो क्यू वैल्यू ले सकते हैं मास ऑफ द रिएक्टेंट्स और माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये इनटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हम जो है उसकी क्यू वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्यू वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर क्यू वैल्यू हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि हमारा रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान हमारे पास एनर्जी जो है वो एमिट हो, रिलीज हो, ठीक है जी। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा सिस्टम है उसकी जो फाइनल एनर्जी होगी, फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है
तो फाइनल एनर्जी हमारे पास वो ज्यादा हो जाएगी सिस्टम की, एनर्जी रिलीज हुई ना इंटरेक्शन में, फाइनल एनर्जी जो है वो ग्रेटर होगी आपकी इनिशियल एनर्जी से। ठीक है जी। इसी तरह अगर Q की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, इफ Q इज नेगेटिव, देन हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक होगा। कैसा रिएक्शन होगा जी? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का क्या मतलब है कि एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब होगी, उसमें हमारे पास सिस्टम की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा वो हमारे पास जो रिएक्शन है, तो तब हमारे पास जो फाइनल एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी सिस्टम की फाइनल एनर्जी जो है वो लेस होगी, किससे? इनिशियल एनर्जी से, क्योंकि उसने जो है कुछ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली होनी है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अगर Q वैल्यू हम जो है वो किसी भी रिएक्शन की फाइंड करना चाहें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है जी, X ले लेते हैं AZ, तो हमारे पास वो क्या होता है जी, वो एक हीलियम पार्टिकल जो है प्रोड्यूस करवा रहा है विद, इसमें हमारे पास जो इंक्रीमेंट आ गया 4Z-2 का, इस क्योंकि इसने हीलियम 42 प्रोड्यूस करवाना है। तो इसकी हम जो है वो Q वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब हमारे पास इन रिएक्टर्स की जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, या एनर्जी भी कह सकते हैं इसे आप। अगर एनर्जी कह रहे हैं हम, एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल, तो हम लिख सकते हैं एनर्जी E इज इक्वल टू mc² से, E इज इक्वल टू mc² वाली वैल्यू से एनर्जी की वैल्यू को पुट करो तो mf माइनस mi इंटू c²। तो इसके बाद हमारे पास इसके मैसेज आ गए। उसके बाद हम जो है वो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर लें फाइनल की और बाइंडिंग एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर लें इनिशियल की, तो उसका डिफरेंस लेके भी हम Q वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन है, इसकी हमने Q वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? अगर हम इस वैल्यू से लें तो हमारे पास mn ऑफ फाइनल हमारे पास क्या है जी? सबसे पहले y है, y a-4 और z-2 प्लस, अब ये फाइनल वाले दोनों जो हैं इनकी लेनी है हमने, प्लस mn ऑफ हीलियम 42 माइनस फाइनल हो गया, माइनस इनिशियल वाले जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो ले लो जी। रिएक्टेंट्स क्या है हमारे पास? mn ऑफ x a z। इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी लेनी है तो ये वो भी आप ले सकते हैं, तब हमारे पास Q क्या आ जाएगा जी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फाइनल, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y a-4 z-2 प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, ये भी फाइनल प्रोडक्ट में है हमारे पास, माइनस, अब डिफरेंस और माइनस लेके हमने रिएक्टेंट्स की ले लेनी है। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है जी? सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ XaZ। तो इस तरह से हम जो Q वैल्यू जो है वो इस जो हमारा रिलेशन है, हमारी इक्वेशन है, उस इसकी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की। हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हम जो है वो दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हमारे पास होता है इलास्टिक रिएक्शन, जो इलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन और इनइलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन और इनइलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन, ये दो तरह के रिएक्शन होते हैं हमारे पास, इलास्टिक और इनइलास्टिक। अब इलास्टिक में क्या होता है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं वही हमें जो है प्रोडक्ट्स में मिल जाते हैं। अगर हमारे पास ये फर्ज करें प्रोजेक्टाइल है, ये हमारे पास जो वो टारगेट है, तो हमें जो है एज इट इज मिल जाए विद एन एमिशन ऑफ एनर्जी, तो उसे हम जो अब यहाँ पे एक टर्म यूज की, ए को मैंने जो प्रोजेक्टाइल कहा और ए को टारगेट कहा। प्रोजेक्टाइल का मतलब है वो पार्टिकल जिसको हमने न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करवाना है, और ए का मतलब वो या टारगेट का मतलब वो न्यूक्लियस है। ये देखो ना, अगर ये मेरे पास कोई न्यूक्लियस हो और ये पार्टिकल हो जिसको मैंने स्ट्राइक करवाना है, तो ये मेरे पास ए है और ये कैपिटल है न्यूक्लियस, एंड दिस वन इज प्रोजेक्टाइल एंड दिस वन इज टारगेट। तो अब इन इलास्टिक में क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि प्रोडक्ट में
एक्साइटेड हो जाता है हमारा न्यूक्लियस जो है, ये स्टार एक्साइटेड को शो कर रहा है, तो हमारे पास क्या हुआ कि प्रोडक्ट में हमारा न्यूक्लियस एक्साइटेड हो गया। ठीक है जी। तो इनइलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट में न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड हो जाता है विद एमिशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमारे पास है, अगर जो है इनइलास्टिक कोलिजन में ऐसा भी, इनइलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा भी होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट में जो है एलिमेंट चेंज हो जाए और वो कुछ और हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स भी दे दे, उसे भी हम इनइलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन ही कहते हैं। अब यहाँ पे हमें नहीं पता हमें जो है वो प्रोडक्ट में जो है वो क्या चीजें मिल गई हैं, लेकिन हम इसे जो है इनइलास्टिक कोलिजन ही कहते हैं। अब होता ऐसा है कि हमें जो है वो ये बी और ये बी न्यूक्लियस तो मिला, इसके अलावा भी कुछ चीजें मिली, तो हम जो है वो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट में यही दो चीजें हैं, क्योंकि बाकी का हमें नहीं पता, वो जो है हमारे लिए अननोन है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इलास्टिक और इनइलास्टिक न्यूक्लियर रिएक्शन था। उसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट और कंपाउंड रिएक्शन। अब डायरेक्ट और कंपाउंड रिएक्शन में क्या फर्क है? डायरेक्ट रिएक्शन हमारे पास सिंपल रिएक्शन जिसमें हमें पता हो कि हमने जो है प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक करवाया टारगेट पे और उससे ये चीजें हमें मिल गई, उससे हमने डायरेक्ट जो है वो रिएक्शन का नाम दे दिया। और कंपाउंड रिएक्शन क्या है कि हमने प्रोजेक्टाइल टारगेट पे स्ट्राइक करवाया और वहां से हमारे पास और जो है वो बहुत सारे जो है वो एलिमेंट्स मिल गए, तो हमें नहीं पता वो कौन कौन से हैं या वो कौन कौन सा प्रोसीजर करके जो हमें प्रोडक्ट मिले हमें नहीं पता, उसे हम जो है वो कंपाउंड रिएक्शन का नाम देते हैं। तो क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो कहाँ से मिले हैं, तो हम जो है वो डायरेक्ट रिएक्शन की ही जो है वो मिसाल लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप जो है अगर आपको जो है वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन जो है वो ज़रूर जो है वो प्रेस करें ताकि आप आइंदा आने वाली वीडियोस से जो है वो अवेयर रह सकें। बहुत शुक्रिया।